हेलो नमस्कार प्यारे साथियों, एनसीईआरटी की क्लासों में आज आपका एक बार फिर स्वागत है। इन दिनों हम लोग लगातार हिस्ट्री विषय का अध्ययन कर रहे हैं, जो क्लास 7th की हिस्ट्री देख रहे हैं। अभी तक हम लोग चैप्टर नंबर 1 और 2 पढ़ चुके हैं। आज हम लोग चैप्टर नंबर 3 पढ़ेंगे। ध्यान ये देना है कि आज का चैप्टर बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये दिल्ली सल्तनत से संबंधित है। इसमें जितने भी दिल्ली सल्तनत के जो भी वंश हैं, गुलाम वंश, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोदी, सारे वंशों के बारे में अध्ययन करेंगे। और एक चीज़ और ध्यान रखना है कि ये नई वाली एनसीईआरटी का वीडियो है, इसलिए इसमें पुरानी वाली से बहुत सारी चीज़ें कटी हुई मिलेंगी। पुरानी एनसीईआरटी में जो चीज़ें थी वो इसमें से बहुत सारी चीज़ें हटा दिया गया है। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। आज का ये चैप्टर का नाम है दिल्ली 12वीं से 15वीं शताब्दी तक। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हाँ, इसमें सबसे पहले यहाँ से देखेंगे। हमने अध्याय 2 में देखा कि कावेरी डेल्टा जैसे क्षेत्र बड़े राज्यों के केंद्र बन गए थे। मतलब जो कावेरी का डेल्टा था वो कहीं न कहीं बड़े राज्यों का केंद्र बन गए थे। और क्या आपने गौर किया कि अध्याय 2 में ऐसे भी किसी राज्य का जिक्र नहीं है जिसकी राजधानी दिल्ली रही हो? क्या ऐसे किसी राज्य का जिक्र हुआ है जिसकी राजधानी दिल्ली रही हो? इसकी वजह यह है कि दिल्ली महत्वपूर्ण शहर 12वीं शताब्दी में ही बन गया था। और जब महत्वपूर्ण शहर बन गया था शहर, तो कहीं न कहीं किसी न किसी राज्य की राजधानी जरूर रहा होगा। तालिका 1 पर नज़र डालिए। 1 नीचे तालिका है। पहल तोमर राजपूतों के काल में दिल्ली किसी साम्राज्य की राजधानी बनी। 12वीं सदी के मध्य में तोमरों को अजमेर के चौहानों, जिन्हें चाहमान के नाम से भी जाना जाता है, ने परास्त किया था। तो मतलब तोमरों को किसने परास्त किया था? अजमेर के चौहानों ने परास्त किया था। तोमरों और चौहानों के राज्यकाल में ही दिल्ली वाणिज्य का एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया था। मतलब जब ये तोमर थे उसी समय से ही कहीं न कहीं दिल्ली की जो है महत्वपूर्णता बढ़ गई, और वो आगे देखने को भी और मिलेगी। इस शहर में बहुत सारे समृद्धशाली जैन व्यापारी रहते थे, जिन्होंने अनेक मंदिरों का निर्माण करवाया था। यहाँ देहलीवाल कहे जाने वाले सिक्के भी ढाले जाते थे, जो काफ़ी प्रचलन में थे। तो मतलब ये क्या कह रहा है कि उस समय वहाँ पे कौन से सिक्के ढाले जाते थे? तो ये देहलीवाल के सिक्के ढाले जाते थे, जो कि इम्पोर्टेंट है। 13वीं सदी के आरंभ में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई। दिल्ली सल्तनत की स्थापना कब हुई? 13वीं सदी में। और इसके साथ ही दिल्ली एक ऐसी राजधानी में बदल गई जिसका नियंत्रण इस उपमहाद्वीप के बहुत बड़े क्षेत्र पर फैला हुआ था। इस उपमहाद्वीप मतलब भारतीय उपमहाद्वीप में। तालिका 1 पर फिर से नज़र डालिए और उन 5 राज्यों के वंश की पहचान कीजिए जिनसे मिलकर दिल्ली सल्तनत बनी। तो 5 राज्य यहीं पे हैं, ये देखिए। एक खास तौर पे सीरी, जहांपनाह, दिल्ली, कोहरान, कुतुब मीनार, तुगलकाबाद। एक चीज़ ये ध्यान देना है, इसके मैप के बारे में देख लेते हैं। ये मैप कब का है? ये 13वीं-14वीं शताब्दी का दिल्ली सल्तनत के कुछ चुने हुए शहर हैं। ये देखिए, यमुना नदी के बारे में बताया गया है। यमुना नदी किस तरह से जो निकलती है, और उसके बारे में प्रमुख दिल्ली के शहरों के बारे में फिरोजाबाद, फिरोज शाह कोटला, और ये पुराना मार्ग, फिर ये तुगलकाबाद, आदिलाबाद, ये सारा दिया है इसमें। इस इलाके को आज हम दिल्ली के नाम से जानते हैं। वहाँ इन सुल्तानों ने अनेक नगर बसाए। मानचित्र 1 को देखकर दिल्ली कोहना, सीरी और जहांपना को पहचानिए। तो ये रहा दिल्ली कोहना, और ये जहांपना रहा, सीरी ये रहा। आगे बढ़ते हैं। तालिका, अब ये ध्यान देना है कि ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये छोटे से पैराग्राफ में पूरे जो है दिल्ली सल्तनत के जो शासनकाल है और जो शासनकाल रहे हैं उनके राजवंशों के नाम दिया है। सबसे पहले राजपूतों के बारे में दिया है। तो राजपूतों में सबसे पहले कौन था? सबसे पहले तोमर थे। तोमर का जो शासनकाल था, जो कौन था? अनंगपाल थे। ये अनंगपाल मतलब तोमर में और भी रहे हैं, लेकिन इसमें से ये जो अनंगपाल है ये कब से कब तक रहा है? 1130 से 1145 तक। ध्यान देना, ये तोमर का वंश है। फिर इसके बाद चौहान वंश है। और चौहान वंश कब होता है? ये चौहान वंश का
1165 से 1192 तक ये चलता है। लेकिन ध्यान रखना, इसमें पृथ्वीराज चौहान के बारे में दिया है। ये पृथ्वीराज चौहान वो नहीं है जो तराइन के युद्ध में जिनका युद्ध हुआ था, क्योंकि उनका नाम था पृथ्वीराज चौहान, तृतीय नाम था। जो तराइन का युद्ध, तराइन का फर्स्ट युद्ध हुआ था कब? 1191 में। और तराइन का सेकेंड युद्ध कब हुआ था? 1192 में। प्रथम में कौन पराजित हुआ था? तो प्रथम में जो है गोरी जो है पराजित हुआ था और पृथ्वीराज चौहान विजयी हुए थे। लेकिन सेकेंड वाले में क्या होता है कि पृथ्वीराज चौहान नहीं, पृथ्वीराज चौहान तृतीय पराजित हो जाते हैं और मोहम्मद गोरी विजयी होता है। तो ये चौहानों का शासन कब से रहा है? 1165 से 1192 तक एनसीईआरटी के अनुसार। अब उसके बाद प्रारंभिक तुर्क हैं। प्रारंभिक तुर्कों को जिन्हें गुलाम वंश के भी नाम से जाना जाता है। ये कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया और बलबन के नाम से जाने जाते हैं, जिनका ये शासनकाल दिया हुआ है। रजिया का शासनकाल 1236 से 1240 तक रहा है। अब इसमें अगर थोड़ा थोड़ा जानकारी अभी आगे बहुत मिलेगी, यहाँ थोड़ी सी जानकारी ये देना चाहेंगे। कुतुबुद्दीन ऐबक जो था ये गुलाम वंश का संस्थापक था, लेकिन वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश को माना जाता है। क्यों? क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक दास्ता से मुक्ति नहीं पाया था और उस समय जो खलीफाओं से दास्ता से मुक्ति प्राप्त करता था उसी को वास्तविक संस्थापक माना जाता था। और ऐबक जो है चूँकि गुलाम था इसलिए वास्तविक संस्थापक उसे नहीं माना जाता। ये गुलाम वंश रहा। गुलाम वंश के बाद ये खिलजी वंश। खिलजी वंश 1290 से 1320 तक। जलालुद्दीन खिलजी और अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में पढ़ेंगे, जो बाजार नियंत्रण, इसकी बहुत ही सख्त नियंत्रण था, बाजार नियंत्रण। गुलाम वंश, खिलजी वंश, अब क्या हो गया? तुगलक वंश। तुगलक वंश जिसमें तुगलक वंश में गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद तुगलक और फिरोज शाह तुगलक होते हैं, जिनका शासनकाल यहाँ पर दिया हुआ है। उसके बाद सैयद वंश होता है। सैयद वंश कब से कब तक? 1414 से 1451 तक। और तुगलक वंश 1320 से 1351 तक। अब इसके बाद सल्तनत का जो लास्ट वंश होता है उसका नाम है लोधी वंश। और लोधी वंश का संस्थापक कौन था? बहलोल लोधी। उसके बाद यहाँ होना चाहिए बहलोल लोधी के बाद सिकंदर लोधी, और सिकंदर लोधी के बाद इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी ये तीसरा होना चाहिए, दूसरा, तीसरा और ये पहला। तो बहलोल लोधी, सिकंदर लोधी और इब्राहिम लोधी ये होते हैं। इन्हीं के साथ जिसका लास्ट में युद्ध होता है पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में बाबर के साथ। तो वो तो मुग़ल काल में पहुंच गया। लेकिन अभी दिल्ली सल्तनत के देखेंगे तो दिल्ली सल्तनत का ये यहाँ से अंत होता है। अब इन्हीं शासकों के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। सुल्तानों के अधीन दिल्ली। अब इसमें दिया है इतिहास, तारीख एकवचन, तवारीख बहुवचन है। जो सुल्तानों के शासनकाल में प्रशासन की भाषा फारसी में लिखे गए थे। ध्यान देना, सुल्तानों काल में यहाँ प्रशासन की जो भाषा थी फारसी थी, इसको ध्यान रखना है। सल्तनत काल की भाषा क्या थी? तो फारसी थी। अब इसमें भी अगर अभी डिटेल में देखेंगे तो उसमें प्रशासन की भाषा कुछ और थी, राज्य की भाषा कुछ और थी, लेकिन अभी मुख्य रूप से फारसी भाषा थी। तवारीख के लेखक सचिव, प्रशासक, कवि और दरबारियों जैसे सुशिक्षित व्यक्ति होते थे जो घटनाओं का वर्णन करते थे। मतलब ये घटनाओं को वर्णन करने के लिए सुशिक्षित व्यक्ति होते थे, घटनाओं का वर्णन भी करते थे और शासक को प्रशासन संबंधी सलाह भी देते थे। वे न्याय संगत शासन के महत्व पर बल देते थे। मतलब जो शासक रहे वो एकदम न्याय रहे। अब न्याय चक्र के दिया है 13वीं सदी के इतिहास है। फ़क़्ह मुदब्बिर ने एक न्याय के संबंध में लिखा है। क्या लिखा है कि राजा का काम सैनिकों के बिना नहीं चल सकता। सैनिक वेतन के बिना नहीं जी सकते और वेतन के बिना नहीं जी सकते। और वेतन कहाँ आता है? किसानों के एकत्रित किए गए राजस्व से आता है। मगर किसान भी राजस्व तभी चुका सकेंगे जब वो खुशहाल और प्रसन्न होंगे। ऐसा तभी हो सकता है जब राजा न्याय और ईमानदार प्रशासन को बढ़ावा दे। कितनी अच्छी बात यहाँ पे लिखी है कि मतलब अगर पूरे शासन का ढांचा किस प्रकार से एक सर्कल में दे दिया है कि राजा के बाद सैनिक आ गए, सैनिक के बाद यहाँ पे कर आ गया, कर के बाद किसान आ गए, और किसान के बाद जो है वो राजस्व आ गया। और राजस्व जब वो खुशहाल रहेंगे तभी देंगे, और वो खुशहाल तब होंगे जब राजा जो है
है अच्छी प्रशासन व्यवस्था रखेगा। तो ये फ़ मुतब्बिर के बहुत ही सुंदर लेख यहाँ पे लिखा गया है सल्तनत के बारे में। यहाँ क्या दिया है, यहाँ दिया कि आपको लगता है कि न्याय चक्र राजा और प्रजा के बीच संबंध को समझने के लिए उपयुक्त शब्द है। बिल्कुल उपयुक्त शब्द है। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य है। जन्म सिद्ध अधिकार क्या होता है? जन्म सिद्ध अधिकार तो उसे आप जानते हैं, जन्म के आधार पर विशेषाधिकार का दावा। उदाहरण के लिए लोग मानते हैं कि कुलीन व्यक्तियों को कुछ खास परिवार में जन्म लेने के कारण शासन करने का अधिकार विरासत में मिलता है। मतलब क्या होता है कि जो शासन विरासत में मिल जाए वही तो है जन्मसिद्ध अधिकार। यहाँ भी एक पॉइंट क्या दिया, स्त्री तथा पुरुष के बीच सामाजिक तथा शारीरिक रचना संबंधी अंतर। आमतौर यह तर्क किया जाता है कि ऐसे अंतर के कारण पुरुष स्त्रियों की तुलना में श्रेष्ठ होते हैं। अब रजिया के बारे में अगर देखेंगे तो रजिया के बारे में बहुत ज़्यादा इस तरह से मतभेद है। चलिए इसको देखते हैं। ये कुछ और बातें ध्यान में रखें। तवारीख के लेखक नगरों में, विशेषकर दिल्ली में रहते थे। तवारीख के लेखक और नगरों में रहते थे, गांव में शायद ही कहीं रहते हों। वे अपने इतिहास सुल्तानों के लिए उनसे ढेर सारे इकराम पाने की आशा लिखा करते थे। ये लेखक अक्सर शासकों को जन्म सिद्ध अधिकार और लिंग भेद पर आधारित आदर्श समाज व्यवस्था बनाए रखने की सलाह देते थे। उनके विचारों से सारे लोग सहमत होते थे। मतलब ये जो होते थे तवारीख होते थे वो उनके बारे में लिखा है। और ये दिया है कि सन 1236 में जब कब होता है, जिसका 1236 में जब रजिया शासन पे बैठती है। सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी रजिया सिंहासन पर बैठी। उस युग के इतिहासकार मिन्हाज-ए-सिराज ने स्वीकार किया है कि वह अपने सभी भाइयों से अधिक योग्य और सक्षम थी, लेकिन फिर भी वह एक रानी के शासक के रूप में मान्यता नहीं दे पा रहा था। दरबारी जन भी उसके स्वतंत्र रूप से शासन करने की कोशिश से प्रसन्न नहीं थे और सन 1240 में उसे सिंहासन से हटा दिया गया। मतलब षड्यंत्र बहुत ज़्यादा चला था। जब इसको डिटेल में अगली क्लास में पढ़ेंगे तो इसमें दिखाया जाएगा कि रजिया को किस प्रकार से महिला होने के कारण उसे शासन से हटा दिया गया। अब यह रजिया के विषय में मिन्हाज-ए-सिराज के विचार। महत्वपूर्ण भारतीय शासकों ने क्या किया है उसके बारे में ये देखते हैं। एक बार में पेज आ जाएगा, हाँ आ जाएगा, यहाँ से देखते हैं। मिन्हाज-ए-सिराज का सोचना था कि ईश्वर ने जो आदर्श समाज व्यवस्था बनाई है उसके अनुसार स्त्रियों को पुरुष के अधीन होना चाहिए और रानी का शासन इस व्यवस्था के विरुद्ध किया जाता है। मतलब उनका क्या कहना था कि जो ईश्वर ने जो आदर्श समाज बनाई है, उस समाज जो ईश्वर ने जो समाज बनाया है उस समाज में क्या होना चाहिए कि स्त्री को पुरुष के अधीन होना चाहिए और रानी का शासन इस व्यवस्था के विरुद्ध जाता है। मतलब जो रजिया थी कहीं न कहीं वो इस तरह से पुरुष के अधीन नहीं थी। इसलिए वह पूछता है, खुदा की रचना के खाते में उसका ब्यौरा चूंकि मर्दों की सूची में नहीं आता, इसलिए इतनी शानदार खूबियों से भी उसे आखिर हासिल क्या हुआ। मतलब ये पंक्ति कभी कभार पूछ लिया जाता है, अक्सर पूछा भी जाता है कि यह पंक्ति खुदा की रचना के खाते में उसका ब्यौरा चूंकि मर्दों की सूची में नहीं आता, इसलिए इतनी शानदार खूबियों से भी उसे आखिर हासिल क्या हुआ, ये किसका कथन है? तो ये इस ध्यान देना है मिन्हाज-ए-सिराज का। रजिया ने अपने लेखों और सिक्कों पर अंकित करवाया कि वह सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी। आधुनिक आंध्र प्रदेश के वारंगल क्षेत्र में किसी समय काकतीय वंश का राज्य था। उस वंश की रानी रुद्रमा देवी, जो 1262 से 1289 के व्यवहार से रजिया का व्यवहार बिल्कुल विपरीत था। रुद्रमा देवी ने अपने अभिलेखों में अपना नाम पुरुषों जैसा लिखवाकर अपने पुरुष होने का भ्रम पैदा किया था। एक और महिला शासिका थी, कश्मीर की रानी दिद्दा। ये आप जानते हैं, कश्मीर की रानी दिद्दा बहुत ही चर्चित थी। 980 से 1003 तक उनका नाम दीदी भी पड़ा था, जिसे बड़ी बहन के नाम से जाना जाता, बड़ी बहन से निकला है। जाहिर है प्रथा ने अपनी प्रिय रानी को यह स्नेह भरा संबोधन दिया होगा। मिन्हाज के विचार से अपने शब्दों में व्यक्ति विचार दिया। इसको छोड़िए, हटाइए। पहले भी बता दिया हूँ कि पुरानी वाली एनसीईआरटी से इसमें बहुत सारी चीज़ें कट कर दिया है, नहीं तो इसमें और शासकों के और विशेष डिटेल में दिया गया है पुरानी एनसीईआरटी में, बट नई वाली में यही चीज़ें अब दिया गया है।
आगे देखते हैं। खलजी और तुगलक वंश के अंतर्गत प्रशासन क्या था उसको एक बार देख लेते हैं। दिल्ली सल्तनत जैसे विशाल साम्राज्य के समेकन के लिए विश्वसनीय सूबेदारों तथा प्रशासकों की जरूरत थी। दिल्ली के आरंभिक सुल्तान विशेषकर इल्तुतमिश सामंतों और जमींदारों के स्थान पर अपने विशेष गुलामों को सूबेदार नियुक्त करना अधिक पसंद करते थे। हाँ, इन गुलामों को फारसी में, गुलामों को ध्यान देना, फारसी में क्या कहा जाता है, बदंगा, तथा इन्हें सैनिक सेवा के लिए खरीदा जाता था। मतलब गुलामों को, इसमें देखिए सल्तनत काल में गुलाम प्रथा बहुत ज़्यादा थी। मतलब गुलामों को एक तरह से मजदूरों की तरह खरीदा जाता था और उन्हें काम में लिया जाता था। उन्हें राज्य के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण राजनीतिक पदों पर काम करने के लिए बड़ी सावधानी से प्रशिक्षित किया जाता था। वे चूंकि पूरी तरह अपने मालिक पर निर्भर होते थे, इसलिए सुल्तान भी उन पर विश्वास करके उन पर निर्भर हो सकते थे। वैसे देखा जाए अलाउद्दीन खिलजी के समय में भी देखा जाए, हाँ, तो वहाँ पे देखा जाए तो ये उसका विवरण मिलता है कि गुलामों को एकदम, बहुत ही गुलाम जो होते थे अपने स्वामी के बहुत बड़े देशभक्त होते थे। और उसी बात को यहाँ आगे प्रकट कर रहा है, बेटे से बढ़कर गुलाम। क्या बेटे से बढ़कर गुलाम होते हैं? सुल्तानों को सलाह दी जाती थी कि जिस गुलाम को हमने पाला पोसा और आगे बढ़ाया उसकी हमें देखभाल करनी चाहिए, क्योंकि तकदीर अच्छी हो तभी पूरी ज़िंदगी में कभी कभी ही योग्य और अनुभवी गुलाम मिलते हैं। बुद्धिमानों का कहना है कि योग्य और अनुभवी जो गुलाम होते हैं वो बेटे से बढ़कर होता है। मतलब गुलाम को भी बेटे से बढ़कर बताया जाता है। ये आपका विचार यहाँ पूछा, इससे कोई मतलब नहीं है। एक प्रश्नावली यहाँ दिया है, आश्रित जो किसी अन्य व्यक्ति के संरक्षण में रहता हो, उस पर निर्भर हो, उसे क्या कहेंगे? आश्रित कहते हैं। खिलजी तथा तुगलक शासन बदंगा का इस्तेमाल करते रहे और साथ ही अपने पर आश्रित निम्न वर्ग के लोगों को भी ऊंचे राजनीतिक पदों पर बैठाते रहे। ऐसे लोगों को सेनापति और सूबेदार जैसे पद दिए जाते थे, लेकिन इससे राजनीतिक अस्थिरता भी पैदा होने लगी थी। यहाँ ध्यान ये देना है कि जब देखिए इसमें कहीं न कहीं, अब यहाँ पे देखिए राजनीतिक पदों पर जब अपने सेनापति सूबेदार जैसे पद किसको दिए जाते थे, जब अपने जो है आश्रित वर्गों को दिए जाएंगे तो कहीं न कहीं अपने इसमें राजनीतिक अस्थिरता हो जाएगी। क्योंकि आप अपने परिचय वाले को पद दोगे तो फिर इसमें कहीं न कहीं भ्रम पैदा होना या फिर विवाद पैदा होना तय रहेगा। गुलाम और आश्रित अपने मालिकों और संरक्षकों के प्रति तो वफादार रहते थे, मगर उनके उत्तराधिकारियों के प्रति नहीं। मतलब जो गुलाम हुआ करते थे, वो जिसका गुलाम है उनके प्रति वफादार करते थे, ईमानदारी करते थे, लेकिन उनके बाद जो शासक हो रहा है उसके प्रति ईमानदार रहेंगे कि नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं है। सुल्तानों के अपने नौकर होते थे, फलस्वरूप किसी नए शासक के सिंहासन पर बैठते ही प्रायः नए और पुराने सरदारों के बीच टकराव होना शुरू हो जाता था। क्योंकि अच्छा, टकराव क्यों होता था? क्योंकि यहाँ बोल रहा है ना, सुल्तानों के अपने खुद के नौकर होते थे, तो जो बैठेगा नया सुल्तान वो अपने नौकर को लेके आएगा, पुराना थोड़ी ना रखेगा, तो कहीं ना कहीं टकराव होना शुरू हो जाते थे। सुल्तानों द्वारा निचले तबके के लोगों को संरक्षण दिए जाने के कारण उच्च वर्ग के कई लोग को गहरा धक्का भी लगता था और फारसी तवारीख के लेखकों ने निचले खानदान के लोगों को ऊंचे पदों पर बैठाने के लिए दिल्ली सुल्तानों की आलोचना भी की है। मतलब क्या होता है कि जब आप अपने परिचय वाले को बैठाओगे तो कहीं ना कहीं वो चाहे जिस ओहदे से आया हो, तो उसमें जो और पहले से चले आ रहे हैं राजनीतिक सत्ता में उच्च वर्ग, उन्हें कहीं न कहीं ये बात बुरा लग जाती है। उसी में सुल्तान मोहम्मद तुगलक के अधिकारी जन का ये कथन है कि सुल्तान मोहम्मद तुगलक ने अजीज खुमार नामक कलाल, मतलब कलाल क्या होता है? शराब बनाने और बेचने वाले को क्या कहा जाता है? कलाल। फिरोज हजामा नामक नाई, मनका तब्बाख नामक बावर्ची
और लड्ढा तथा पीर नामक मालियों को ऊंचे प्रशासनिक पद पर बैठाया था। 14वीं शताब्दी के मध्य के इतिहासकारों जियाउद्दीन बर्नी, जो प्रसिद्ध इतिहासकार थे, ने इन नियुक्तियों का उल्लेख सुल्तान के राजनीतिक विवेक के नाश और शासन के अक्षमता के उदाहरण दिए हैं। अच्छा, राजनीतिक विवेक का नाश और अक्षमता का उदाहरण क्यों दिया है? क्योंकि ये बहुत जो है निम्न वर्ग के व्यक्ति थे और उन्हें उसने पद दिया था। कौन दिया था? मोहम्मद तुगलक ने। आगे देखते हैं। पहले वाले सुल्तानों की तरह खलजी और तुगलकों ने भी सेना नायकों को भिन्न भिन्न आकार के इलाकों के सूबेदारों के रूप में नियुक्त किया। ये इलाके इक्ता कहलाते थे। अब इक्ता क्या होता है? इक्ता नया शब्द आ रहा है। इन्हें संभालने वाले अधिकारी इक्तादार या मुक्ति कहे जाते थे। एक इक्ता मतलब जमीन की भूमि हो गई। उन्हें जो देखता था, जिसके हिस्से में आती थी, उन्हें इक्तादार या मुक्ति कहते थे। और इसका मुक्ति या इक्ता का फर्ज था सैनिक अभियानों का नेतृत्व करना, अपने इक्ते में कानून व्यवस्था बनाए रखना। अपनी सैनिक सेवाओं के बदले वेतन के रूप में मुक्ति अपने इलाकों से राजस्व की वसूली करते थे। राजस्व के रूप में मिली रकम से ही वे अपने सैनिक को भी तनख्वाह देते थे। कहने का तात्पर्य है कि जो इक्तादार होते थे, राजा एक उन्हें ज़मीन का टुकड़ा दे देता था और वहाँ से वो अपना कर वसूले, जो भी ज़मीन से पैदा हो वहाँ से कर वसूले और खुद अपने पास एक तरह से वेतन अपने ले और सैनिकों का भी वेतन वहीं से दे। मतलब उन्हें डायरेक्ट पैसे के रूप में सल्तनत काल से कोई पैसा नहीं दिया जाता था। उन्हें एक तरह समझे खेती बाड़ी से वहाँ से जो मिल रहा है वहाँ से अपनी नौकरी का पैसा ले और अपने सैनिक को भी दे। मुक्ति लोगों पर काबू रखने का सबसे प्रभावी तरीका यह था कि उनका पद वंश परंपरा से न चले और उन्हें कोई भी इक्ता थोड़े समय के लिए ही मिले। मतलब अभी ऐसे तो हो जाएगा तो वो स्वतंत्र हो जाएंगे, अपना वहाँ पे सेना रखेंगे और सेना रखने के बाद कहीं ना कहीं वहाँ से अपना वो खुद पैदा कर रहे हैं तो राजा से क्या मतलब है? स्वतंत्र होने की कोशिश करेंगे। तो राजा उनको कंट्रोल पे रखता था, उन्हें बदलता रहता था और ज़्यादा समय के लिए नहीं रखता था, जिसके बाद उसका स्थानांतरण बदल कर दिया जाए। और सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में नौकरी के इन कठोर नियमों का बड़ी ही सख्ती से पालन हुआ था। हाँ, मुक्ति लोगों द्वारा एकत्रित किए गए राजस्व की रकम का हिसाब लेने के लिए राज्य द्वारा लेखा जोखा अधिकारी नियुक्त किए जाते थे। इस बात का ध्यान रखा जाता था कि मुक्ति राज्य द्वारा निर्धारित कर ही वसूले तथा तय संख्या के अनुसार सैनिक रखे। इस बात का भी ध्यान रखा जाता था कि जिस क्षेत्र में जो कर वसूला जा रहा है वो ज़्यादा तो नहीं वसूला जा रहा है, या उन्होंने जितनी सैनिक संख्या उन्हें रखना है उसे ज़्यादा तो नहीं रख के अपना कुछ काम कर रहे हैं। इस बात पर उनके ऊपर कंट्रोल होता था। जब दिल्ली के सुल्तान शहरों से दूर आंतरिक इलाकों को भी अपने अधिकार में ले आए तो उन्होंने भूमि के स्वामी सामंतों और अमीर जमींदारों को भी अपनी सत्ता के आगे झुकने को बाध्य कर दिया। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में भू राजस्व के निर्धारण और वसूली के कार्य को राज्य अपने नियंत्रण में ले आया। स्थानीय सामंतों से कर लगाने का अधिकार छीन लिया गया, बल्कि स्वयं उन्हें भी कर चुकाने को बाध्य किया गया। सुल्तान के प्रशासकों ने जमीन की पैमाइश की और इसका हिसाब बड़ी सावधानी से रखा। कुछ पुराने सामंत और जमींदार राजस्व के निर्धारण और वसूली अधिकारी के रूप में सल्तनत की नौकरी करने लगे। उस समय 3 तरह के कर थे। अब देखिए, कर की बात आई थी। कर 3 प्रकार थे। तीनों कर बहुत महत्वपूर्ण थे। क्या थे? एक तो कृषि पर कर था, इसे खराज कहा जाता था। और एक कहा किसानों से कितना लिया जाता था? 50%, मतलब आधो आध ले लिया जाता था। दूसरा मवेशियों पर था और तीसरा घरों पर कर, घर पे कर जो लगाया जाता था। और ये याद रखना जरूरी है कि इस उपमहाद्वीप मतलब भारतीय महाद्वीप का काफ़ी बड़ा हिस्सा दिल्ली के सुल्तानों के अधिकार से बाहर ही था। दिल्ली से बंगाल जैसे सुदूर प्रांतों का नियंत्रण कठिन था और दक्षिण भारत की विजय के तुरंत बाद ही वह पूरा क्षेत्र फिर से स्वतंत्र हो गया। मतलब यहाँ बता रहा है कि जो सुल्तानों का जो क्षेत्र था वो कहीं न कहीं सिर्फ दिल्ली तक ही था, दूर के क्षेत्रों पर उनका नियंत्रण नहीं था। यहाँ तक कि गंगा के मैदानी इलाके में भी घने जंगलों वाले ऐसे क्षेत्र थे
जिनमें पैठने में सुल्तान की सेनाएं अक्षम थी। स्थानीय सरदारों ने इन क्षेत्रों में अपना शासन जमा लिया। अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक इन इलाकों पर भी जोर जबरदस्ती अपना अधिकार जमा तो लेते थे, पर वहाँ अधिक कुछ ही समय तक रह पाते थे। मतलब ये क्षेत्र थोड़ा दूर थे तो उन पे कंट्रोल रखना संभव नहीं था। एक यहाँ तथ्य है, इसमें क्या दिया इसको देख लेते हैं। इस काल में खराज के अलावा कुछ अन्य भी कर भी लगे। खुम्स, हाँ ये भी कर है, इसको देख लेते हैं। खुम्स क्या होता है? ये लूटे गए माल का जो है, इसका जो है 1/5 सुल्तान एवं 4/5 सैनिक का होता था। ये भी इम्पोर्टेंट है। जक़ात है, जक़ात भी यह एक धार्मिक कर था जो मुसलमानों की आय का 2.5 या 1/40 भाग था। लोकप्रिय मतों के अनुसार इसका आरंभ पैगंबर के द्वारा किया गया था। इसे सभी मुसलमानों के लिए अनिवार्य कर दिया गया था। सल्तनत एवं मुगल काल में व्यापारियों से आयात निर्यात पर 2.5% जक़ात वसूला जाता था। आयात निर्यात पर जक़ात वसूला जाता था। जजिया यह ये बहुत महत्वपूर्ण कर है। जजिया यह गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला कर था जो इन्हें जिम्मी या संरक्षित नागरिक का दर्जा प्रदान करता था। सल्तनत काल में इसकी वसूली खराज के साथ की जाती, खराज के साथ। ये पढ़ लिए हैं, अभी इसको देख लेते हैं। सरदार और किलेबंदी, इसके बाद लास्ट पैराग्राफ रहेगा, इसको देखते हैं। अफ्रीकी देशों मोरक्को से 14वीं से सदी में भारत आए यात्री इब्न बतूता। इब्न बतूता बहुत बार पूछता है कहाँ का यात्री था। ये अफ्रीका देश में जहाँ मोरक्को का रहने वाला था। इसने बताया है कि सरदार कभी कभी चट्टानी ऊबड़ खाबड़ पहाड़ी इलाकों में किले बनाकर रहते थे और कभी कभी बांस के झुरमुटों में। भारत में बांस पोला नहीं होता, यह बहुत बड़ा होता है। इसके अलग अलग हिस्से आपस में इस तरह से गुथे होते हैं कि उन पर आग का भी असर नहीं होता। वे कुल मिलाकर बहुत ही मजबूत होते हैं। सरदार इन जंगलों में रहते हैं जो इनके लिए किले की प्राचीर का काम करते थे। इस दीवार के घेरे में ही उनके मवेशी और फसल रहते हैं। अंदर ही पानी भी उपलब्ध रहता है, अर्थात वहाँ एकत्रित हुआ वर्षा का जल, इसलिए उन्हें प्रबल बलशाली सेनाओं के बिना हराया नहीं जा सकता। ये सेनाएं जंगल में घुसकर खास तौर से तैयार किए गए औजारों से बांसों को काट डालती हैं। ये कुछ बता रहा है उसमें सरदार, उनकी किलेबंदी, मतलब सरदार किस तरह से रहा करते थे। चंगेज खान के नेतृत्व मंगोलों ने बंगेलों का आक्रमण दिल्ली सल्तनत में बहुत बार हुआ है। 1219 में उत्तर पूर्व ईरान में ट्रांसाक्सानिया आधुनिक उज्बेकिस्तान पर हमला किया और इसके शीघ्र बाद ही दिल्ली सल्तनत के उनका धावा झेलना पड़ा। अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के शासनकाल के आरंभ में दिल्ली पर मंगोलों के धावे बढ़ गए। इससे मजबूर होकर दोनों ही सुल्तानों को एक विशाल स्थायी सेना खड़ी करनी पड़ी। इतनी विशाल सेना को संभालना प्रशासन के लिए चुनौती हो गई थी। मतलब इस समय देखा जाए तो मंगोलों का जो है ये मोहम्मद खिलजी और मोहम्मद तुगलक के समय बहुत ज़्यादा मंगोल आक्रमण हुआ था, तो उन्हें रखने के लिए बड़ी सेना बढ़ानी पड़ी और सेना का खर्च संभालना कोई आसान बात नहीं थी। 15वीं-16वीं शताब्दी में सल्तनत काल तालिका वन को फिर से देखें, आप पाएंगे सल्तनत तुगलक वंश के बाद 1526 तक दिल्ली तथा आगरा पर सैयद तथा लोधी वंशों का राज्य रहा। तब तक जौनपुर, बंगाल, मालवा, गुजरात, राजस्थान था पूरे दक्षिण भारत में स्वतंत्र शासक उठ खड़े हुए। उनकी राजधानियां समृद्ध थी और राज्य फल फूल रहे थे। इस काल में अफगान तथा राजपूत जैसे नए शासक समूह भी उभरे। इस काल में स्थापित राज्यों में से कुछ छोटे थे तो पर शक्तिशाली थे। इसका मतलब जो राज्य तो बहुत छोटे थे लेकिन ये बहुत ही शक्तिशाली थे और उनका शासन बहुत ही कुशल तथा सुव्यवस्थित तरीके से चल रहा था। शेरशाह सूरी जो 1540 से 1545 ने बिहार में अपने चाचा के एक छोटे से इलाके के प्रबंध के रूप में
काम करना शुरू किया। आगे चलकर इसने इतनी उन्नति की कि मुग़ल सम्राट हुमायूं 1530 से 1545 और 55 से 56, मतलब इसमें क्या होता है कि जब 1530 में जब बाबर की मृत्यु हो जाती है तो 1530 में हुमायूं शासक पे बैठता है। लेकिन चौसा का युद्ध 1539 में, कन्नौज का युद्ध होता है 1540 में, जिसमें हुमायूं पराजित होता है और उसे अपना देश छोड़ना पड़ता है, अपना राज्य छोड़ना पड़ता है और वो भागता रहता है। और उसके बाद फिर वह जो है एक शासक की सहायता लेकर 1555 में फिर से शासक पे आता है और 56 में उसकी मृत्यु हो जाती है। हालांकि तब तक जो है तब तक को चुनौती दी और परास्त किया। शेर शाह ने शेर शाह की भी अचानक ही मृत्यु हो गई थी। दिल्ली पर अधिकार करके स्वयं अपना राज्यवंश स्थापित किया। सूर्यवंश न केवल 15 वर्ष, मतलब शेरवंश केवल को 1540 से 1555 तक शासन किया, लेकिन इसके प्रशासन ने अलाउद्दीन खिलजी वाले कई तरीकों को अपनाकर उन्हें और भी चुस्त बना दिया। महान सम्राट अकबर जिनका शासनकाल 1556 से 1605 ने जब मुगल साम्राज्य को समेकित किया, इकट्ठा किया, तो उसने अपने प्रतिमान के रूप में शेर शाह की व्यवस्था को ही अपनाया। मतलब शेर शाह की शासन व्यवस्था इतनी ज़्यादा अच्छी थी कि जब ये अकबर भी उस समय शासन में आते हैं इधर 1556 में, तो ये भी उसकी नीति का, उसके मार्ग का अनुसरण करते हैं। तो इस प्रकार आज ये हमारा 3rd चैप्टर क्लास 7th का ये ख़त्म होता है। कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं, इनको भी देख लेते हैं लगे हाथ। बीज, शब्द, इक्ता, तारीख, ये सब इसको हटाइए। ये क्वेश्चन आंसर है, इसे आप देख लीजिएगा। दिल्ली में पहल किसने राजधानी स्थापित किया था? तो आपको पता है सबसे पहले तोमरों ने किया था। उसके बाद है दिल्ली के सुल्तानों के प्रशासन की भाषा क्या थी? तो हम लोग स्टार्ट में देखे थे प्रशासन की भाषा क्या थी, फारसी थी। दिल्ली के शासन से सबसे अधिक विस्तार किसका हुआ? इसको देख लीजिएगा। इब्न बतूता कहाँ से आया था? मोरक्को से आया था। इब्न बतूता कहाँ से आया था? मोरक्को, अफ्रीका देश के मोरक्को से इब्न बतूता आया था। इसको देख लीजिएगा। इसमें खिलजी हो जाएगा, बाकी सारे क्वेश्चन आंसर रहे। तो आज की क्लास आपको कैसा लगी आप हमें ज़रूर बताइए कमेंट बॉक्स में, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। आज के लिए बस इतना ही। जल्द ही मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।